क्या पाकिस्तान वाकई पानी की किल्लत के दहाने पर है, या हमने खुद अपने हाथों से ये बहरान पैदा किया है? क्या आप जानते हैं कि हमारे बड़े डैम्स अब पानी जखीरा करने के काबिल नहीं रहे? क्या फसलों को मिलने वाला पानी जमीन में आहिस्ता आहिस्ता जाया हो रहा है? क्या सनती आलूदगी ने मीठे पानी को जहर में बदल दिया है? अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा मौजू बड़ा ही थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक नाजुक मसला है और मौजू है पानी की अवेलेबिलिटी हमारे एग्रीकल्चर के लिए, पीने के लिए बहुत ही ख़तरनाक हद तक कम हो गई है। इसको जो टेक्निकल टर्म में अगर आप डिस्क्राइब करें तो आप कहते हैं वाटर स्ट्रेस एंड स्कैरसिटी इन पाकिस्तान। अच्छा, अब ये कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, इस पे हम नहीं जा रहे। हमने ये देखना है कि अब हम आगे क्या करेंगे। देखिए, एक थ्रेशोल्ड है, और अगर मुझे जैसा याद है कि एक ज़माना था हमारे पास 5,000, 4,000, 3,000, ये ग्रेजुअली कम होता गया मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर अवेलेबल था। सस्टेनेबिलिटी थ्रेशोल्ड कोई 1,500 मीटर क्यूब है, और जब हम ख़तरनाक हद को टच करने लगते हैं, जिसको हम वाटर स्ट्रेस कहते हैं कि दबाव पानी ना होने का, वो 1,000 मीटर क्यूब पे रखा है इन्होंने। लेकिन हमारा तो अब 860 पे चला गया। हम तो अब कमी में चले गए, स्केर्सिटी में चले गए, इंतहाई कमी में चले गए। अब आप देखिए, इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहले तो ये है कि हमने इंतहाई गफलत से काम लिया है। जो लोग जिम्मेदार थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। इसमें पानी का मैनेजमेंट और डैम्स का मैनेजमेंट कौन करता है? वापडा करती है। अब जब हमें ये पता है कि जब डैम बनाते हैं तो ऊपर से मिट्टी लाता है पानी, और वो जमा हो जाती है लेक में, तो उसको निकालते रहना चाहिए। उसका एक तरीका है कि ड्रजिंग करते हैं या फ्लशिंग करते हैं, और बहुत सारे टेक्निकल तरीके हैं। स्पेशल टनल बनाई होती है इसके लिए, और इसका बैलेंस रखना पड़ता है कि कितनी सिल्ट आप नीचे फेंक सकते हैं, नीचे नहरों में डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी एक मसला है। तो एक बहुत ही बैलेंस बरकरार रखना पड़ता है, वो हमने नहीं किया। नतीजा ये है कि हमारे दो मेजर डैम हैं, मंगला डैम और तरबेला डैम, एक एस्टीमेट के मुताबिक उनकी कैपेसिटी 40% तक कम हो गई है। मंगला डैम में हालांकि हमने उसको ऊंचा कर थोड़ा सा बढ़ाई है उसकी कैपेसिटी, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से मिट्टी को, जो मिट्टी जमा हो जाती है, जो सिल्ट जमा हो जाती है, उसको मैनेज करने में डैम्स की लाइफ बढ़ाई भी जा सकती है। एक तो ये मेन रीज़न है जो कि हमने इनको सही मैनेज नहीं किया, और आपका जो नहरों का फ्लड मैनेजमेंट, फेडरल फ्लड कमीशन है, वो भी वापडा से उसका बजट आता है, तो वो भी इंतहाई, उसकी कारकर्दगी भी इंतहाई नाकस रही है। हमने आपसे शेयर किया था कि 2010 में एक कमेटी बनी थी जिसने रिकमेंड किया था कि दरियाओं का कैसे मैनेज करें। अगर उसको वो मैनेज करते तो 2022 का सैलाब से जो तबाही हुई थी, हमारी बारिशों से जो तबाही हुई थी, जिसमें कि 14.8 या कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, वो ना होता।
और फिर 2025 के नुकसानात का तो अभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ ना कि कितने होंगे। तो एक और जो मसला हमने किया कि हमने ओवर ड्रा किया अंडरग्राउंड वाटर को, उससे भी पानी की कमी वाक़ई हो गई। तीसरा, हम पानी को कंटामिनेट कर रहे हैं, जितने हमारे बहुत सारे ओपन डम्प्स हैं उनसे अंडरग्राउंड वाटर और पानी को हम कंटामिनेट कर रहे हैं, हमारी क्रॉप्स में कंटामिनेशन आ रहा है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमने शुगर से आपको पता है कि कितनी वाइट शुगर खाने से कितना प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और वो हैं हमारा शुगर के पेशेंट्स का जो मकदार है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन शुगर के जो कारखाने हैं उन्होंने पूरा हमारा एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है वो तबाह कर दिया। अब जो कॉटन का एरिया था वो ज़्यादातर क्योंकि कॉटन हमारी कैश क्रॉप थी और हम बेहतरीन कॉटन पैदा करते थे, लेकिन वो एरिया शुगर केन की तरफ चला गया। शुगर केन के बारे में जिन लोगों को पता है, जो काश्तकार हैं उनको पता है कि ये 71 to 80 एकड़ इंच वाटर लेता है, और इसके साथ साथ ये फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा लेता है। तो फर्टिलाइज़र की लीचिंग से भी अंडरग्राउंड वाटर ख़राब हो रहा है हमारा। अब अगर आपने शुगर ही प्रोड्यूस करनी है तो शुगर बीट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मर्दान में मिल है ना। तो हमारा केपी के का एरिया और आज़ाद कश्मीर का और वो एरिया जहाँ स्नो होती है, हम एक से ज़्यादा क्रॉप ले सकते हैं साल में। इसके बाद पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं जिनमें सक्सेसफुल काश्त हुई है। लोअर सिंध में सक्सेसफुल काश्त हुई है शुगर बीट की। तो शुगर बीट कितना पानी लेता है? शुगर बीट सिर्फ 21 से 24 इंच पानी लेता है, 4 महीने में क्रॉप रेडी हो जाती है। तो हम अगर इस पे चेंज करें तो हम बहुत ज़्यादा पानी बचा सकते हैं, और ये करना पड़ेगा हमें अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं। और शुगर केन की जो फैक्ट्रियां हैं वो एक बैलेंस क्रिएट कर सकती हैं। वही लोग शुगर बीट से चीनी बनाने का सिस्टम कर सकते हैं, और जो एरिया बचता है शुगर केन की काश्त से उसमें कॉटन लगाएं, वो भी कैश क्रॉप है और वो भी जल्दी तैयार होती है, वो भी कम पानी लेती है। तो हमारी मुश्किलात बेतहाशा हैं और हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और बहुत जल्द करना पड़ेगा। अब हमने एक और क्लाइमेट चेंज से, भाई बारिशें हो गई बहुत ज़्यादा, तबाही आ गई, ओ भाई रेन हार्वेस्टिंग करो, पानी को फीड करो अंडरग्राउंड, उसमें अंडरग्राउंड हमारा जो स्ट्रेटा है उसमें फीड करो। एक और बहुत ही ब्राइट आइडिया था कि हमारे दरियाओं के नीचे जो एक लेयर है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर्ड है, उसको हम निकाल सकते हैं। तो हमें एक मजबूत प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और हर पाकिस्तानी को फ़िक्र होनी चाहिए। और तो ये हम जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें बहुत मुश्किल होगी और हमारी आने वाली नस्लों को बहुत मुश्किल होगी। तो इसी उम्मीद के साथ और उस दुआ के साथ कि हम इस पर तवज्जो देंगे, आप इसमें सफ़र में शामिल हुइए, इसको मुमकिन बनाइए। तो इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।